चलिए उतार लिया आप लोगों ने, आगे चलते हैं हम लोग। ये पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, O सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स x, और अब पहले पार्टिकल का द्रव्यमान m1, दूसरे का m2। पहला केस आपका हो चुका है, पहला केस जो है आपका हो गया। दूसरा केस नंबर 2, ये क्या है देखिएगा। केस नंबर 1 क्या था? केस नंबर 1 ये था कि हमने कंसीडर किया था, हमने माना था कि पॉइंट ए एज अ ओरिजिन पॉइंट, एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये मान के हमने बनाने के बाद इक्वेशन क्या मिला? R बराबर m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इक्वेशन हमें कब मिला? जब हमने पॉइंट ए को पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसीडर किया। अब देखिए, अब हम दूसरे केस नंबर 2 में क्या करेंगे? पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट बी क्या? पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब देखिए, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में पॉइंट बी को पॉइंट ऑफ रोटेशन मानते हैं। चलिए, अब इससे इक्वेशन हम प्राप्त करेंगे, पता करेंगे इसका इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन क्या है? r1 m2 r2 अपॉन m1 m2। केस नंबर 1 में सारा चीज हम डिटेल्स में लिख चुके हैं, बार बार एक ही चीज को लिखना बेहतर नहीं है, है ना। ये m1 क्या है? पहले पार्टिकल का मास। r2 क्या है? r1 क्या है? पहला पार्टिकल और पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी। m2 क्या है? दूसरे कण का द्रव्यमान। r2 क्या है? दूसरा कण और जहां पर पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसके बीच की दूरी। उसको एक लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि पहले केस में मैं इस तरह से लिख चुका हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। आइए, और ये r क्या है? कैपिटल R, ये पॉइंट नंबर दूसरे पार्टिकल के लिए है। तो ये r क्या है? दूसरा कण और पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी। पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं बल्कि सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी। तो सेंटर ऑफ मास आपका ये है और पॉइंट ऑफ रोटेशन आपका ये है, तो बीच की दूरी। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिए, आर बी, ये हुआ आपका आर बी, पॉइंट ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास। इस दूरी को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बी मैंने इसलिए लिख दिया कि पॉइंट ऑफ रोटेशन हमारा पॉइंट बी है, इसलिए मैंने बी लिखा है, ठीक है। चलिए, अब देखिए m1 तो आपका m1 ही होगा। r1 क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन, और m1 जो है ए की दूरी कितनी है? दूरी है x, तो यहां पे होगा आपका x प्लस m2। अच्छा, r2 कितना होगा? पॉइंट ऑफ रोटेशन और दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 0। r2 समझिए, पॉइंट ऑफ रोटेशन और 2 यानी दूसरे कण के बीच की दूरी। पॉइंट ऑफ रोटेशन और दूसरे कण के बीच की दूरी कितनी है? 0 है ना जी। तो यहां पे क्या आएगा? 0 अपॉन m1 प्लस m2। फिर से देखिए, आर बी m1x प्लस
M2, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, है ना। M1 प्लस ये दूसरा इक्वेशन तैयार हुआ कब, जब हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन पॉइंट बी को कंसीडर किया, यानी दूसरे कण को माना कि यही पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यही ओरिजिन पॉइंट है। बात समझ में आ रही है ना, इतना समझ गए आप, समझ में आ गया इतना। चलिए अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। केस नंबर 3 ये क्या है, केस नंबर 3 में ये होगा जब पॉइंट ऑफ रोटेशन, जब पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ हो, जब पॉइंट ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास पर हो। ये तीसरा केस है, जब पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ मास। तो चलिए फिर से हम बना रहे हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये पॉइंट ओ है, ये सी एम है, यहाँ पर एक कण है, इसका द्रव्यमान m1 है, यहाँ पे एक कण है, इसका द्रव्यमान m2 है, और पहले कण से सेंटर ऑफ मास पॉइंट ओ है, इसे ही हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन माना है, पॉइंट ऑफ रोटेशन इसे ही माना है। तो चलिए आप ये बताइए, पहले कण से पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, मेरी बात सुनिए, कण और पॉइंट ऑफ रोटेशन की बीच की दूरी को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं ना। कण और पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहला कण है, पहले कण से पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी r1, यहां पे दूसरा कण है, दूसरे कण से पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी r2 ही ना। अब समझिए, r बराबर m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 m2। ये r कौन सा r है, फिर से हम कह रहे हैं कैपिटल R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब ये बताइए, सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ रोटेशन कितना है, यहाँ पर 0 है ना जी, तो यहाँ पर होगा 0। m1 ही है। r1 की बात कीजिए आप, r1 क्या है, r दूरी है, वह कौन सी दूरी है, कण और पॉइंट ऑफ रोटेशन की बीच की दूरी। तो ये पहला कण है, पॉइंट ऑफ रोटेशन यहां पर है, तो इसकी बीच की दूरी तो r1 है ना, होगा ना। फिर प्लस m2 और यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो किधर से ना घूम रहा है ये r2, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा एक, उस दिन आपको याद है बताए थे ना, एक तराजू वाला एग्जांपल बताए थे, मोमेंट ऑफ मास, उसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज बताए थे कि एक प्लस एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है और क्लॉकवाइज माइनस। तो यहाँ पे एक माइनस दे दो, एक प्लस दो, चाहे इसे आप माइनस बनाओ इसे आप प्लस बनाओ, ठीक है। चलिए नीचे में क्या आएगा, m1 m2। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस m1 r1 बराबर m2 r2। माइनस m1 r1 प्लस m2 r2 बराबर 0, ये उधर जाएगा, तो m1 r1 इजकल टू m2 r2। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या तैयार हो, r1 बटा r2 इजकल टू m2 m1। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, r1 बटा r2 बराबर m2 बटा m1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतने आ जाएगा। फिर से सुनिए इधर के केस नंबर 3 में
हमने ये कंसीडर किया है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन को हमने कहाँ पे कंसीडर किया है, सेंटर ऑफ मास पे, कि ओरिजिन पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे है। तो वैसी स्थिति में कण एक से सेंटर ऑफ मास की दूरी r1, दूसरे कण से सेंटर ऑफ मास और पॉइंट रोटेशन के बीच की दूरी r2। चलिए हमने फिर से इक्वेशन बैठा ला, r बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 बटा m1 प्लस m2। ये आपका जीरो हुआ, क्यों? कैपिटल R क्या होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास की दूरी, तो वो तो दोनों एक ही जगह पे है, तो ये तो जीरो होगा ही होगा। इसमें से एक माइनस होगा एक प्लस होगा, बीच की दूरी r1 है ना, m1 r1, एक प्लस एक माइनस, चूंकि एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, इतना आया, ये आ गया। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये हुआ आपका तीसरा इक्वेशन।